Hello students, welcome to our YouTube channel Lesson Point. I am your teacher and today we will study chapter 1st of class 12 history textbook, that is bricks, beads and bones. स्टूडेंट, ये हमारी क्लास 12 हिस्ट्री सीरीज की सेकंड वीडियो है। अगर आपने इससे पहले हमारी इसी चैप्टर की पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन को प्रेस करके वहां पे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट मेक इट अ पॉइंट टू सब्सक्राइब लेसन पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपको स्लाइड पे दिख पा रहा होगा, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। जिसका मतलब है कि वो कौन से तरीके थे जिससे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो मटेरियल को प्रोक्योर करते थे, मतलब हासिल कर पाते थे। उसमें हम दो पार्ट पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ है मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, मतलब जो आसपास के रीजन था और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उस पूरे रीजन में वहां से कैसे मटेरियल को वो लेते थे। एंड कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हमारा जो गुजरात हो गया, राजस्थान और इस पंजाब वाले रीजन में, जम्मू कश्मीर में फैली हुई थी। उसके अलावा भी एक दूसरी सिविलाइजेशन थी, जैसे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, ओमान में एक सिविलाइजेशन थी, जो प्रेजेंट टाइम बहरीन है वहां पे भी एक तरीके से कह सकते हैं एक सिविलाइज्ड कल्चर था। तो वहां पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्ट मिले हैं उसके बारे में हम जानेंगे और वहां से कैसे वो मटेरियल को प्रोक्योर किया करते थे ये जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। इन तीनों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके की होती थी, स्क्रिप्ट इनकी कैसी थी, क्या अभी तक पढ़ी जा चुकी है, और वेट कैसे होते थे, कितने साइज के होते थे, किस मटेरियल के बने होते थे, ये सब हम जानेंगे। आगे हम जानेंगे कि एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में, जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है एंशिएंट अथॉरिटी, कि क्या उस टाइम पे किसी तरीके की अथॉरिटी रही है, मतलब कोई काइंड ऑफ गवर्नेंस या एक अथॉरिटेटिव फिगर, मतलब जो कि कंट्रोल कर रहा था, एक यूनिफाइंग एलिमेंट उस टाइम की हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था या नहीं, हम ये जानेंगे इस पॉइंट में। और उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट में जानेंगे द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, कि आपको जैसे मैंने बताया कि जो लेटर जो हड़प्पन फेज था वो आपका आफ्टर 1900 शुरू होता है, उसमें हम एंड की बात करेंगे कि सिविलाइजेशन जो थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसका एंड कैसे हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और अपना अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो बेसिकली इस पॉइंट में हम कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हमें कनिंघम के बारे में पढ़ना है। वो मतलब एएसआई का पहला डायरेक्टर जनरल था, उसके बारे में जानेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे एक पॉइंट है न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, मतलब जो इसमें बात हो रही है बेसिकली हड़प्पा सिविलाइजेशन की। न्यू इसलिए क्योंकि उस समय वो खोजी गई थी, और ओल्ड इसलिए क्योंकि वो कितनी मतलब पुरानी है, अच्छी खासी पुरानी सिविलाइजेशन है, इसलिए इसको बोला गया न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। और उसके बाद हम जानेंगे न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस, मतलब कि कौन कौन सी नई टेक्निक है जो कि इमर्ज हुई आर्कियोलॉजी में, और कोई नए क्वेश्चन जो आए हमारे सामने उनके बारे में। और आखिर में हम जानेंगे कि प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, मतलब कि जो हम जब पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर हम चाहें कि हम एक तरीके से जान सके अपने पास्ट के बारे में, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम एक आर्कियोलॉजिस्ट फेस करेगा या एक हिस्टोरियन फेस करेगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्लासिफाइंग फाइंड्स, मतलब जो भी आपको आपकी फाइंडिंग होती है आप उसको क्लासिफाई कैसे करोगे, किस बेसिस पे करोगे, हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज अगर आपने रिकवर करी तो उसके ऊपर आप कैसे इंटरप्रिटेशन कैसे देते हो, तो वो हम इसमें जानेंगे। तो काफी सारी चीजें हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगी। आप बस जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि आप के साथ साथ दूसरों को भी ज्ञान मिल सके, क्योंकि भैया आखिरकार पास तो सबको होना है और अच्छे नंबर सबको लाने हैं और नॉलेज भी बढ़ानी है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और जुड़े रहना, अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो हमने पहले टॉपिक को देखते हैं जो कि है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। इसमें असल में बात ये करी गई है कि हम मटेरियल को कैसे प्रोक्योर कर रहे थे। जैसे कि अभी आप स्लाइड पे इसका पहला पॉइंट देख पा रहे होंगे, उससे लिखा है अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल वाज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर काफी सारा बहुत सारे अलग अलग मटेरियल यूज होते थे। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, कि नागेश्वर, बालाकोट, चनुदारो, इन सारी जगहों को क्राफ्ट सेंटर माना गया था, यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के मटेरियल वहां पे यूज होते थे, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल वहां पे हमें मिले हैं, कार्नेलियन, जैस्पर, शेल, इन सारी चीजों से वहां पे आपके टूल्स बनाए जा रहे थे, आपके ऑर्नामेंट बनाए जा रहे थे, सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन में सारी चीजें बन के आ रही थी। अब हमें यही जाने कि उन चीजों को बनाने के लिए जो मटेरियल लग रहा था वो कहां से ले रहे थे। तो जैसे कि अभी हमने जान लिया कि जो रॉ मटेरियल था वो बहुत वाइड वैरायटी में था जो कि यूज होता था क्राफ्ट प्रोडक्शन में। कैसा मटेरियल होता था, जैसे कि स्टोन, टिम्बर, मेटल, इन सबको हमें बाहर से लाना पड़ता था। मतलब कि हमारे पास ये इंडिजिनियसली हमारे पास मौजूद नहीं था, तो हम ये बाहर से लाते थे।
ठीक है। अब उसका जो थर्ड पॉइंट है वो है द रिमेन्स ऑफ द टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट सजेस्ट दैट दीज वर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया था पहले वाली वीडियो में कि टेराकोटा मॉडल मिले हमें काफी सारी चीजों के, उससे हमें ये पता चलता है कि पहले ये चीज होती होगी। तो उसी तरीके से अगर आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपके सामने टेराकोटा मॉडल है एक बुलक कार्ट का, तो आप उसका एक ही पर्पस समझ पाओगे ना कि ऑब्वियसली ये ट्रांसपोर्टेशन के काम आता होगा, कि कभी इससे ट्रांसपोर्टेशन होती होगी। और ट्रांसपोर्टेशन किस चीज की होती होगी? रॉ मटेरियल्स की। तो ये अंदाजा लगाया गया है, ये अनुमान या अजम्पशन लगाई गई है कि जो रॉ मटेरियल था वो एक जगह से दूसरी जगह बुलक कार्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता था। और साथ ही साथ रिवराइन रूट्स भी यूज करे जाते थे। कौन सी रिवर के यूज करे जाते होंगे? ये बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे आपको पता तो होना चाहिए, मैं खुद ही बता देता हूँ। अगर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, तो ऑब्वियसली जो इंडस रिवर है उसी का ही रिवराइन रूट जो था वही यूज करा जाता होगा। इंडस रिवर, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हो गई, उन्हीं सबको यूज करा जाता था। उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे शिप्स में बैठ के या बोट में बैठ के। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मटेरियल फ्रॉम दी सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। इसमें असल में हम ये जानेंगे कि कौन कौन सा जो मटेरियल था जो कि हम अपने क्राफ्ट में यूज करते थे वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में हम कहाँ कहाँ से लाए थे। ठीक है। तो पीपल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज्ड टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन मेनी वेज। मतलब काफी सारे अलग अलग तरीकों से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते थे, हासिल करते थे। दे यूज्ड टू सेटल नियर दोज साइट्स व्हिच वर रिच इन सम काइंड ऑफ स्टोन, मेटल और एनी अदर रॉ मटेरियल। मतलब वो ऐसी जगह पे ही जाके सेटल होते थे जहां पे पहले से ऐसा कुछ ना कुछ चीज हमारे पास उपलब्ध होगी। मतलब वो ऐसी जगह पे जाके बसेंगे जहां पे उनके पास पहले से स्टोन कोई होगा। मतलब जो एक लापिस लजूली अफगानिस्तान में मिलता है हमें, वो एक ब्लू स्टोन है, वो प्रीशियस स्टोन है। तो आप देखोगे कि अफगानिस्तान में काफी सारी हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें मिली है पहले से। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये लोग वहीं पे ही जाके ज्यादातर बसे जहां पे पहले से ही इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों ही एक कोस्टल रीजन पे है। तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? शेल मिलेगा ऑब्वियसली। तो जो भी शेल प्रोडक्ट्स होते थे वो वहां पे बनते थे। फिर जैसे अभी मैंने आपको लापिस लजूली का बताया, ये अफगानिस्तान में शौर्तुगाई के वहां पे जगह है। तो यहाँ पे क्या होता था, आपको एक ब्लू स्टोन मिलता है, तो लोग वहां पे जाके बसे और वहां पे जितनी भी ज्यादातर आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन मिलेगी वो उसी ब्लू स्टोन से जुड़ी हुई होगी। ठीक है। आगे बढ़ो तो आपको कार्नेलियन, जिसको मैंने आपको बता रखा है कि वो एक रेड स्टोन होता है और बनता कैसे है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर नहीं पता तो जाके देखिएगा। ये आपको शौर्तुगाई में मिला है, सॉरी ये लोथल में मिला है कार्नेलियन। तो इससे क्या पता चलता है कि आप को वहीं पे ही जाके लोग जाके बसे जहां पे पहले से ही ये चीजें उपलब्ध थी, जहां पे पहले से चीजें अवेलेबल थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और चीज पता चलती है कि उस टाइम पे हो सकता है कि एक्सपीडिशन भेजा जाता था, कि मतलब एक तरीके से लोग खोज पे निकलते थे रॉ मटेरियल को ढूंढने के लिए। और उसके हमारे पास दो एविडेंस मिले हैं। एक हमें मिला है खेतरी रीजन का जो कि राजस्थान में ही है, और दूसरा मिला हमें सदर्न इंडिया का। कैसे? कि जो आपके पास कॉपर आया है वो हमें खेतरी रीजन ऑफ जो राजस्थान वहां का कॉपर है, वो एक तो बहुत ही ज्यादा नियर बाय है और दूसरा उनकी कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ही हद तक मैच हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी क्राफ्ट प्रोडक्ट्स में कॉपर यूज हुआ है वो वहां से लाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब वो वहां से लाते थे ये सारी चीजें तो एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बन गया था। खेतरी जो रीजन होगा वहां पे भी लोग रहते होंगे, है ना। तो वो जो वहां पे लोग रहते थे उनमें और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बीच में काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बना, ट्रेड भी बना। ठीक है। कैसे पता चलता है कि हमें उस जगह पे हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि बीड्स, जो जो स्टेटाइट बीड होती है, स्टेटाइट स्टोन की बनती थी। ठीक है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए, भले ही आपके ये पेपर में ना आए लेकिन ये आगे जाके अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कि जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि हड़प्पन कल्चर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक उसका एक अपना खुद का एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल है पोट्री का। उसी तरीके से एक हमें दूसरा भी स्टाइल मिला है पोट्री का स्टाइल, या फिर कोई उनके आर्टिफैक्ट्स का एक खुद का एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल है। उस कल्चर को बोलते हैं गणेश्वर जोधपुर कल्चर। ये खेतरी रीजन में मिला है और इसमें हमें इनके खुद के पॉट्स मिल रहे हैं, इनके खुद के आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, मतलब जैसे बीड्स या टूल्स। तो जिससे ये पता चलता है कि जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन था और जो खेतरी रीजन में ये गणेश्वर जोधपुर कल्चर था, इनके बीच में एक ट्रेड था काइंड ऑफ, कि वो वहां से आपको वो लेके आते थे, लेने आते थे कॉपर,
इधर गणेश्वर जोधपुर कल्चर के पास मतलब खेतरी रीजन में कॉपर लेने आते थे और बदले में इनको कुछ आर्टिफैक्ट्स दे जाते थे अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जैसे पॉट हो गए या आपकी पीट्स होगी, क्योंकि हमें उस एरिया से मिली है गणेश्वर जोधपुर से। ठीक है, ये काफी आसान हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रीवियस पॉइंट में आपको बस यही जानना है कि कौन सी जगह से क्या चीजें मिलती थी, और एंड में आपको ये जानना है कि आपको जो कॉपर है वो कहाँ से लिया जा रहा था और गोल्ड कहाँ से लिया जा रहा था। बस आपको इतना चीज पता होनी चाहिए, और ये गणेश्वर जोधपुर कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में एक ट्रेड था हड़प्पन कल्चर और गणेश्वर जोधपुर कल्चर के बीच। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। पहले आपको अभी स्क्रीन पे एक मैप दिख रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस मैप में कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जो कि मैं जैसे आपको बताता हूँ। एक आपको दिख रही होगी अपने गुजरात साइड पे लोथल के ऊपर मेलुआ करके लिखी हुई है। ठीक है, एक आपको दिख रही होगी मेसोपोटामिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक आपको यहाँ पे जहाँ पे अभी प्रेजेंटली ओमान है उस साइड पे मगन या मेगन बोलते होंगे जो भी है, ये दिख रहा होगा आपको। ये तीनों साइड्स इंपॉर्टेंट है, क्यों है हम इसके बारे में जानते हैं। अब जो हमारा टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। मतलब डिस्टेंट लैंड मतलब जो दूर का, जो कोई एक धरती हो गई, दूर की जमीन जहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट है, मतलब बेसिकली कॉन्टैक्ट विद एनी फॉरेन कंट्री, और इससे अंदाजा लगा लो कि जो कि फॉरेन एरिया है उसके साथ हमारे कॉन्टैक्ट कैसे थे। ठीक है, तो हमारे पास आर्कोलॉजिकल एविडेंस है जो कि ये साबित करते हैं कि जो कॉपर था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें मिला है वो ओमान से लाया जाता था। ठीक है, अब जो ओमानी कॉपर है और जो हड़प्पा आर्टिफैक्ट्स है उनके अंदर एक सिमिलैरिटी है, उसमें हमें ट्रेस मिला है निकल का। ठीक है, जिससे पता चलता है कि उनका कॉमन ओरिजिन है, क्योंकि जो ओमानी कॉपर है उसके अंदर निकल की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। निकल आपको पता होना चाहिए एक मेटल है खुद में। ठीक है, अब अगला जो तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्लाइड पे वो है अ लार्ज हड़प्पन जार coated with a thick layer of black clay has been found at Omani sites. It is possible that the Harappans exchanged the content of this jar for Omani copper. मतलब एक हड़प्पन एक जार है जिसको कोट किया हुआ है, मतलब उसकी चारों तरफ एक ब्लैक कलर की एक लेयर है, वो हमें कहाँ पे मिली है, हमें ओमानी साइट्स में मिली है, जो कि ये दिखाता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एक्सचेंज में, मतलब कि तुमसे हमने कॉपर ले लिया और हम तुम्हें बदले में ये दे रहे हैं, इसके अंदर कुछ आर्टिफैक्ट्स होंगे। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो इसके ऊपर जो आपका ये जार है हड़प्पन जार, आपकी बुक में भी ये फिगर दी हुई है, ब्लैक जार लिखा बनाया हुआ है, उसको अगर आप सही से देखो और अगर बुक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसको ये बोला गया वो जो कोटिंग है वो असल में किसी एक लिक्विड प्रोडक्ट के लिए करी गई है, कि ताकि वो लिक्विड प्रोडक्ट जो है वो लीक ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट आइडिया लगाते हैं कि उसके अंदर जरूर कोई लिक्विड प्रोडक्ट उन्होंने दिया होगा उस टाइप पे, कोई जरूर कोई इंटॉक्सिकेटिंग कोई ड्रिंक होगी, या फिर कोई ऐसा कोई शहद या कोई ऐसी चीज जो कि वहां पे अवेलेबल ना हो वो दी होगी। मतलब ये नहीं कह सकते कि वहां पे उसके अंदर कोई बीड्स या कोई वेट डाल के दिया होगा उन्होंने, या कोई ऐसा कोई प्रीशियस स्टोन दिया होगा, क्योंकि अगर उस जार के चारों तरफ एक वो ब्लैक कलर की कोटिंग है तो इसका मतलब डेफिनेटली यही है कि उस जार के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड सामान गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। उसमें है मेनी मेसोपोटामियन टेक्स्ट आल्सो रेफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम मेगन अ नेम फॉर ओमान। जैसे कि मैंने मैप में दिखाया था आपको, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ओमान का नाम मेगन है। ठीक है, वैसे ही सेम मेसोपोटामिया जो एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है और एक कंटेम्प्रेरी मानी जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, मतलब कि वो उसी के साथ थी दोनों। ठीक है, वहां पे उनके टेक्स्ट में जैसे जो हमारी स्क्रिप्ट है जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की वैसे उनकी भी होगी, तो उधर काफी जगहों पे जब उसे डिकोड किया गया, उसे डेसिफर किया गया, तो ये पता चल रहा है कि वहां पे ओमान का नाम मेगन है और ये बताया गया कि वहां से कॉपर लाया जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ हड़प्पा सील्स, वेट, डाइस एंड बीड्स सजेस्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट। कैसे? क्योंकि ये सारी चीजें हमें दूसरी जगह पे मिली है। ठीक है, अब वो ऐसी खुद तोड़ के चले नहीं गई या कोई टेलीपोर्ट तो कर नहीं गई कि कोई और ले गया हो या अपने आप चलेगी। ऑब्वियसली एक रिलेशन था, एक कॉन्टैक्ट था, जिसकी वजह से वो सारी चीजें वहां पे थी और वहां से हम कुछ कॉपर लेके आते थे और बनाते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना सेकंड लास्ट पॉइंट, जिसे बोला हुआ है मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशंस मेलुआ व्हिच पॉसिबली रेफर टू द हड़प्पन रीजन। ठीक है, मैंने आपको बताया था लोथल के ऊपर आपको एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा मैप में, मेलुआ। मेलुआ अगर आपसे पूछा जाए कि किसके लिए स्टैंड करता है, उस टाइम पे किसको रेफर कर रहे थे मेसोपोटामियन टेक्स्ट में, तो आपको पता होना चाहिए वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को रेफर कर रहे थे। जब आपसे मेगन पूछा जाएगा, आपसे मेलुआ पूछा जाएगा, तो आपको यही बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
साथ ही साथ दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुआ लाइक कार्नेलिन, लापिस lazuli, कॉपर, गोल्ड एंड वैरायटी ऑफ वुड्स। ये क्या बता रहा है? इसका मतलब यही हुआ कि एक ट्रेड था, तभी तो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो इन्हीं सारी चीजों का जिक्र कर पा रहे हैं जो कि यहाँ पे हमारे पास थी। मतलब हम वहां से अगर कॉपर लेने जा रहे थे तो हम उनको वहां पे प्रोवाइड भी तो करा रहे थे अपना। सी अगर आप में से काफी लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, बिजनेस जो होगा वो कभी इस तरीके से नहीं होता कि भाई तू मेरे को दे दे मैं तेरे को कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, ये आदान प्रदान वाली चीज है ना, गिव एंड टेक है। अगर हम यहाँ से उनके वहां से कॉपर लेके आ रहे थे तो हम उनको भी कुछ दे रहे थे, और क्या दे रहे थे? वो यही है कार्नेलियन, ये सारे जो प्रीशियस स्टोन हो गए, लापिस lazuli, ये सब चीजें दे रहे थे। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको एक चीज और बतानी है मेरे को, एक जिक्र और एक साइड का, वो है डिलमन। ठीक है, ये प्रेजेंटली बहरीन के लिए बोला गया है ये नाम, ये मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मिला था। तो आपको अभी 3 नाम अच्छे से याद होने चाहिए। एक तो आपका मेलुआ जो कि आपका हड़प्पा के लिए यूज किया गया था, एक आपका मेगन जो कि आपका ओमान के लिए यूज किया गया था, और एक आपका डिलमन जो कि बहरीन के लिए यूज किया गया था। देखो ये आपका अगर ट्रेड के ऊपर बात आ गई तो उसमें आपको लिखना ही लिखना है अपना, ठीक है, आंसर में इंक्लूड करना है। लेकिन अगर आपसे 1 मार्क में पूछ लिया गया या फिर और कुछ भी नहीं आया तो यार आपकी जनरल नॉलेज की काम आ जाएगी ना ये। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए चीजें। आगे चलते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। देखो इससे एक चीज तो पता चल रही होगी कि हमें इसमें 3 ही चीजें पढ़नी है, वो है सील, स्क्रिप्ट और वेट। तीनों ही बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत आसान है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सील की। सील के बारे में जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पशुपति सील और इन सब के बारे में। सील असल में होती क्या है? सील एक तरीके से बंदे की एक आइडेंटिटी कह लो, कि मतलब वो बताती है, कन्वे करती है कि ये इस आदमी ने लगा के दी है, इस आदमी का प्रोडक्ट है। जैसे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कोई चीज बेचना चाह रहा हूँ आपको, तो मैं अपने सामान के ऊपर आपको वो एक स्टैंप लगा के दूंगा, एक थप्पा लगा के दूंगा कि ये मेरा सामान है। आप देखोगे अच्छा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रोहित सर का प्रोडक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही इसमें भी बताया हुआ है। अब इसको पढ़ते हैं जरा कि क्या लिखा है इसमें। सील्स यूजुअली कन्वे द आइडेंटिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद है सील एंड सीलिंग वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। हाँ, इसमें जैसा आपको दिख रहा होगा फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, उसका मतलब ये है कि सील क्या करती थी, जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, लाइक अगर आप मेरे को अभी मेसोपोटामिया में कुछ भेजना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक कोई बैग लिया, बैग अभी आप एग्जांपल में भी देखो उसमें भी यही लिखा हुआ है। एक बैग लिया, बैग के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना गुड्स डाल दूंगा, जो भी प्रीशियस स्टोन जो भी है मेरे को जो उधर भेजना है, मैं क्या करूंगा, वो डालने के बाद उसके ऊपर एक स्टैंप लगा दूंगा। मतलब एक वैक्स सा होगा, वैक्स के ऊपर मैं अपनी एक फिगर होगी उसको इम्प्रिंट कर दूंगा और वो सील हो जाएगी। जब वो पूरा ट्रेड हो रहा होगा वहां पे पहुंचेगी, वहां पे पहुंचने के बाद अगर वो ब्रोकन है, अगर वो डैमेज है, तो इट मींस जो मेरा जो प्रोडक्ट था, जो गुड जो मैं ट्रांसफर कर रहा था, उसको टेम्पर करा गया, उसके साथ छेड़खानी करी गई है। लेकिन अगर वो सही सलामत है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्रोडक्ट जो है मेरा वो सही सलामत पहुंच गया, मैं उसे ले सकता हूँ। तो एक तरीके से कह सकते हैं आइडेंटिटी के भी काम आता था कि अगर हड़प्पा रीजन से अगर हम मेसोपोटामिया या ओमान साइड पे अगर भेज रहे थे तो उन्हें पता चलता था कि अच्छा ये हड़प्पा से आया है, हड़प्पा में भी कहाँ से आया, अच्छा मोहनजोदाड़ो से आया है, अच्छा ये लोथल से आया है, या ये कालीबंगान से आया है, तो इससे ये पता चलती थी हमें ऐसी सारी चीजें। ठीक है, हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर। वही मतलब कि आप जो ओनर होता था उसका नेम होता था, टाइटल होता था, उसके बारे में बताया गया होता था। बेसिकली यही चीज है। अगर आप अभी अपना कोई मोबाइल ऑर्डर कर रहे हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तो उसमें आप सील चेक करते हो ना कि सील है लगी हुई है या ब्रोकन है, तो वही यहाँ पे भी बताया गया कि सील बेसिकली एक प्रूफ था कि जो आपका प्रोडक्ट है वो सही सलामत है, और वो एक आइडेंटिटी भी थी। बस इतना जानना है आपको। और आंसर भी अगर लिखने को आएगा आपको तो ऐसे ही लिखना है जितना अभी इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। ये स्लाइड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसकी स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। तो आपको स्लाइड में यहाँ पे अभी स्क्रिप्ट दिख रही होगी। भैया अगर पढ़ सको तो मेरे को भी बता देना क्या है। वैसे आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक इसे पढ़ नहीं पाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्क्रिप्ट का है वो यही है हड़प्पन स्क्रिप्ट का, कि अभी तक ये अनडेसिफर्ड है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें है क्या। पहली बात, जो भी हमें सील्स मिलती थी अगर उनके ऊपर एनिमल होते थे, ठीक है, तो वो किस लिए होता था? उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते। ठीक है, ये अगर स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि सील्स के ऊपर भी कभी कभार कुछ लिखा होता था, लेकिन लिखने के साथ साथ डायग्राम भी बनाते थे। तो अगर डायग्राम में अगर एनिमल है तो वो कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे कर रहा था, तो वो उनके लिए होता था जो पढ़ नहीं सकते थे। अब प्रॉपर एक रिटर्न उनके बारे में बात करते हैं जो कि स्क्रिप्ट होती थी।
तो अभी तक जो इनकी इंस्क्रिप्शंस मिली है हमें, जहाँ पे लिखा हुआ मिला है वो शॉर्ट मिली है, कोई ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती। जो इनकी अभी तक की जो सबसे बड़ी है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 26 साइन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको याद करना। जब स्क्रिप्ट की बात आएगी तो मतलब सिर्फ अभी तक 26 साइन मिले हैं हमें, ठीक है। दूसरी चीज, जो इनकी स्क्रिप्ट होती है वो हमेशा क्या होता है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। हम कैसे लिखते हैं, हम अगर लिखना होगा, मैं अगर यहां से लिखूं, मैं यू लिखूंगा है ना, वहां पे उस टाइम पे कैसे लिखा गया था, वहां से ऐसे लिखा गया है, समझ गए। अब ये हमें पता कैसे चला, पहली बात तो इसका अगला पॉइंट आपको दिख पा रहा होगा कि अनडेसिफर्ड है, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें ये पता कैसे चला। पता हमें ऐसे चला है, जैसे अगर ये मेरा एक टैबलेट है, ठीक है, तो इसमें अगर मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ पे अपना लिखूंगा और यहाँ पे मेरा कंजेस्टेड होता चले जाएगा। सेम यहीं पे ऐसे ही हो रहा था, मैं यहाँ पे कहीं से भी लिख सकता हूँ, मैं एक मार्जिन छोड़ूंगा ना ऑब्वियसली। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हो तो आप एक मार्जिन छोड़ते हो, है ना, और यहाँ पे अगर आपके पास जगह कम होती है चिपकाने की सोच देते हो बिल्कुल। सेम वही हड़प्पन स्क्रिप्ट में हमें मिला है कि क्या है कि जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड आपकी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्पेस है, जबकि जो आपकी ये वाली साइड है यहाँ पे क्रैम्प हो रहे हैं सारे वर्ड, मतलब सारे के सारे मतलब चिपक रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि आपका यहाँ से राइट टू लेफ्ट लिखा जा रहा है, समझ रहे हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि स्क्रिप्ट्स जो थी वो अल्फाबेटिकल नहीं थी, ठीक है, स्क्रिप्ट्स अल्फाबेटिकल नहीं थी, जबकि उनमें साइज थे। अब वो हमें कैसे पता चल रहा है, हम उसको सबसे बड़ी बात डेसिफर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम ये भी तो कर सकते थे कि हम किसी भी एक साइन को कोई अल्फाबेट का नाम दे दें, है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो इनके अभी तक हमें साइंस मिले हैं वो हमें 375 to 400 साइन मिल चुके हैं अभी तक हमें, मतलब इतने साइंस हम डिस्कवर कर चुके हैं। तो इसलिए हम ये चीज समझ चुके हैं कि जो इनकी जो स्क्रिप्ट है वो अल्फाबेटिकल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हमें राइटिंग मिली है, तो राइटिंग हमें काफी सारी चीजों पे मिली है। इनकी कॉपर टैबलेट्स थे, जार हो गया, ज्वेलरी हो गई, ऑर्नामेंट हो गए, टूल हो गए, बॉन्ड रोड्स हो गए, और हमें एक एशियन साइन बोर्ड भी मिला है, जो कि मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि इसको डेसिफर करके दिखाओ अगर आप में हिम्मत हो तो, ठीक है। तो ये वही वाला एशियन साइन बोर्ड है, ठीक है। अब इन सारी चीजों से कि अगर आपको इतनी जगहों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिख रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये एज्यूम करा है कि उस टाइम पे हो सकता है कि वाइड स्प्रेड लिटरेसी थी, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे, प्रॉपर क्लेम नहीं करा गया है, कर ही नहीं सकते पहली बार प्रॉपर क्लेम तो, लेकिन इसको एज्यूम करा गया कि उस टाइम पे रही होगी लिटरेसी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं वेट्स के बारे में। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे साइड में वेट की इमेज है, वहां पे आपको कुछ क्यूब शेप में स्टोन्स दिख रहे होंगे, बट असल में ये उस टाइम के वेट थे जो कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज में यूज होते थे। आज के टाइम पे जैसे आप सब्जी लेते हो रेडी पे, अगर कोई आपके सब्जी वाला है तो आप उसको क्या मतलब तोलते कैसे हो आप, तो उसके लिए आप बट्टे यूज करते हो ना, वो एक उसको कुछ वेट बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में बट्टा बोल देते हैं। वो जो होता है 1 किलो का हो गया, 2 किलो का हो गया, 5 किलो के भी होते हैं, जिससे आपकी सब्जी तुलती है बेसिकली, है। तो ये वही है, ये वही चीज है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में सोचो हम अभी यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे भी यूज करी जाती थी। अब इसके बारे में जानते हैं। ये बेसिकली क्यूब शेप में होते थे और इनके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है। और ये बने किस चीज के होते थे ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है आपका, नहीं याद करोगे तो आपकी ही दिक्कत है भैया, आप देख लेना। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ये छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं कोई साइट बोल रहा हूँ, कोई ऑर्नामेंट या टूल बोल रहा हूँ, किस चीज का बना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो जो इसका वेट होता था ये आपका चर्ट का बना होता था, चर्ट स्टोन का। जो इसकी डिनोमिनेशन थी वेट की, मतलब कि कितने किलो का हो गया उस टाइम पे, जो भी मेजरिंग यूनिट रही होगी वो कुछ ऐसे थी, मतलब 1 2 4 8 6 32, और फिर एंड में जाके 12,800 का भी एक मिला है हमें, ठीक है। वो डेफिनेटली किसी भारी चीज को तोलने में, वे करने में ही काम आता होगा, ठीक है। द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीड्स। ऑब्वियस सी बात है, जो कि आपके स्मॉलर वेट थे आपके, जैसे ये आपका 1 या 2 का हो गया, वो आपको जो ज्वेलरी होती थी, जो लाइट ज्वेलरी होती थी या जो बीड्स होती थी, उनको वे करने के काम आते होंगे। और एंड में हमें मेटल स्केल पैन्स भी मिले हैं। ये क्या है असल में, अभी फिर से आप इमेज में देख सकते हो, एक तराजू होता है ना, कहानी भी सुनी होगी बच्चों ने, बंदर बाट वाली, जो बेसिकली एक पलड़ा होता है दोनों साइड से, ये वही चीज है। तो ये हमें मेटल के मिले ये तराजू, जो ये मेटल स्केल पैन जिसको ये कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें मिली है हड़प्पा से, सील, स्क्रिप्ट एंड वेट, जो कि एक डिस्टिंक्टिव फीचर माना गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो कि एक यूनिफॉर्म तरीके से हर जगह पे हमें मिला है। मतलब ऐसा नहीं है जो वेइंग सिस्टम था वो एक साइड पे
अपना खुद का एक अलग वेइंग सिस्टम था, दूसरी साइड पर दूसरा था, नहीं, मेजॉरिटी ऑफ साइड्स पर हमें सिमिलर चीजें मिली हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में कि एंशिएंट अथॉरिटी में बोला क्या गया है। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक फिगर दिख पा रही होगी जो कि आपको एक बहुत ही रॉयल, एक क्लासी सा बंदा दिख रहा होगा, ठीक है, जिसकी बियर्ड है सेक्सी सी, और मतलब माथे पे यहाँ पे कोई एक बैंड लगा हुआ है जिसके पीछे एक छेद है, ऑब्वियस ऐसा लग रहा है कि वहां पे कोई ज्वेल लगाता होगा बहुत महंगा सा, वो मुकुट टाइप का है वो एक तरीके से है, और एक उसका एक कपड़े का भी एक डिजाइन दिख रहा है, कोई फ्लोरल डिजाइन सा है, मतलब बहुत ही एक सजा सबरा सा एक मतलब एक बंदा दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको मान क्या सकते हैं कि कौन होगा, क्या ये कोई डिवाइन फिगर है, क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या है? अगर आपने अपनी बुक पढ़ी होगी तो उसके नीचे लिखा हुआ है इसको प्रीस्ट किंग बोला गया है, ठीक है। अब ये प्रीस्ट किंग क्या है हम वही जानेंगे इस एंशिएंट अथॉरिटी में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे हम बात करने वाले एक अथॉरिटेटिव फिगर, एक किंग, एक एम्परर, ऐसे किसी रूलर के बारे में कि क्या उस टाइम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन किसी रूलर के थ्रू रूल होती थी, क्या गवर्निंग सिस्टम था, वो जानते हैं, ठीक है। तो देयर आर इंडिकेशन दैट देयर वाज सम अथॉरिटी दैट वाज इन्वॉल्वड इन टेकिंग सम कॉम्प्लेक्स डिसीजन इन हड़प्पन सोसाइटी। तो पहली बात यहाँ पे है कि कुछ हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऐसे मिले हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जिससे पता चलता है कि किसी ना किसी तरीके की अथॉरिटी उस टाइम पे थी जो कि इन्वॉल्व थी कॉम्प्लेक्स डिसीजन को लेने की। आप खुद सोचो, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में मोहनजोदारो के बारे में, जिसमें मैंने आपको ग्रेट बाथ, वेयर हाउस, इन सब चीजों के बारे में बताया था, उनकी ड्रेनेज के बारे में बताया था। तो क्या आपको लगता है कि इतने ज्यादा मतलब बारीकी से, इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से बिना किसी एक गवर्निंग बॉडी के काम हो सकता है? या फिर अगर आप बात करो टूल्स की या बीड्स की या वेइंग सिस्टम की, तो क्या ऐसा हो सकता है यूनिफॉर्म पैटर्न पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में इतनी दूर तक फॉलो हो रहा था और सिमिलर था? कोई ना कोई एक ऐसी बॉडी थी जो रेगुलेट कर रही थी, जो गवर्न कर रही थी, जो ये बोल रही थी कि भैया जो भी होगा हर जगह पे सेम होगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कुछ नहीं। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट यही कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे पता चलता है कि हाँ जरूर ना कोई अथॉरिटी थी जो कि इन्वॉल्व थी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अब वो कैसे प्रूफ मिला है हमें, उसके लिए हमें अगला पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, वो है हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग पोटरी, बीड्स, वेट, सील ऑल रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी। इन सभी चीजों में हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी मिलती है, कैसे? क्योंकि हर जगह पे ये सेम है, ठीक है। ब्रिक्स व्हिच वर नॉट प्रोड्यूस्ड इन एनी सिंगल सेंटर बट स्टिल हैड अ यूनिफॉर्म रेशियो। जो ईंटें होती थी वो एक जगह पे बनी नहीं, उनके बनने की जगह बेसिकली जहाँ पे भट्टी लगी होती है, जहाँ पे ईंटें बनती है, वो एक जगह पे कभी नहीं थी, लेकिन फिर भी सबका एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो होता था। कैसे? कुछ ना कुछ तो रहा है, किसी ने तो इनका आदेश दिया ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया कि भैया इतनी ही साइज की ईंटें बननी है, समझ रहे हो? तो आगे देखते हैं। सेटलमेंट्स वर सेट अप स्ट्रेटेजिकली। सेटलमेंट भी उसी जगह पे बनी जहां पे कोई ना कोई उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, देख रहे हो? ऐसी जगह पे बनी जहां पे कोई ना कोई रॉ मटेरियल मिलता था, ऐसी जगह पे बनी जहां पे हमें ट्रेड के लिए डॉकयार्ड सेटल कर सकते थे। तो सारी चीजें सोच समझ के तरीके से हुई, ठीक है। बट स्टिल हमारे पास ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड नहीं है जिससे हम ये बोल सके एक सेंटर ऑफ पावर थी, ठीक है। उसके ऊपर अभी भी रिसर्च हो रही है, लेकिन ये माना जाता है कि जरूर कोई ना कोई अथॉरिटी जरूर थी, ठीक है। अब आगे जानते हैं, उसमें बताया गया है अगले पॉइंट में कि a large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace but no further evidence have been found। एक बिल्डिंग मिली है, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग जिसको पैलेस बोला गया है, कहाँ मिली है? मोहनजोदारो में। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा अथॉरिटी, रूलर, किंग से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा, गवर्निंग बॉडी से रिलेटेड पूछा जाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो आपको इस बिल्डिंग के बारे में जरूर बताना जो कि मोहनजोदारो में मिली है। ओके स्टूडेंट्स, इसको बोला गया है पैलेस, ठीक है, जहां पे हमें कुछ ऐसे अभी तक एविडेंस मिल नहीं पाए लेकिन फिर भी हमने अज्यूम करा है। उधर हमें एक स्टोन स्टैच्यू मिला है, किसका? जो कि मैंने आपको अभी इमेज में दिखाया, इस पर्सन का, एक प्रीस्ट किंग का, इसको बोला गया प्रीस्ट किंग, ठीक है। अब यही सेम चीज हमें मेसोपोटामिया में भी मिली है। मेसोपोटामिया को काफी हद तक हम डेसिफर करा जा चुका है, तो उससे हम आइडिया लगाते हैं कि हाँ ये डेफिनेटली उस टाइम की एक किंग बॉडी या मतलब एक काइंड ऑफ एक जिसके पास अथॉरिटी थी, पावर थी, वो पर्सन रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है। सम आर्कियोलॉजिस्ट वर ऑफ द व्यू दैट देयर वर नो रूलर्स एंड एवरीबॉडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस। भैया कुछ तो आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आदर्श नगरी थी बिल्कुल, कि कोई रूलर ही नहीं था, यूटोपियन था बिल्कुल समाज,
ऐसा समाज जिसमें हर किसी का रहने का मन करे, सब बराबर थे, कोई राजा नहीं था, कोई उसकी जो प्रजा थी सारे एक बराबर थे, सबके पास सारी सुविधाएं थी, सब कुछ थे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा क्लेम करते हैं कि नहीं, देयर वॉज अ सिंगल स्टेट, मतलब एक स्टेट थी, मतलब स्टेट का मतलब मैं यहाँ पे राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट का मतलब यहाँ पे है कि मतलब एक बॉडी, एक गवर्निंग बॉडी, ठीक है। बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन द आर्टिफैक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विच शोज यूनिफॉर्मिटी, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया। क्यों? क्योंकि एक जो हमें आर्टिफैक्ट्स में एक सिमिलैरिटी मिली है, यूनिफॉर्मिटी मिली है, उससे हमें पता चलता है कि ये जरूर किसी ना किसी एक स्टेट का काम है। कि आप ये देखो ना कि इंडिया में जो कानून मैं दिल्ली में फॉलो कर रहा हूँ, काफी मतलब ऐसे कानून होंगे ना जो कि सेम आपके केरला में भी होंगे, मतलब ऑब्वियसली ज्यादा ही सारे ही होंगे, मतलब जो एक दिल्ली का जो एक सिटीजन होगा उसके ऊपर जो रूल्स रेगुलेशन जो उसके ऊपर लागू हो रहे होंगे, जो इम्पोज हो रहे होंगे, वही सेम केरला पे भी होंगे, है ना। तो यही मैं बता रहा हूँ कि मतलब नॉर्थ से साउथ आपका सब कुछ बराबर है। ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पास एक स्टेट है, एक हमारे पास एक अथॉरिटी है किसी एक गवर्निंग बॉडी के पास, वो ही ये करवा पा रही है। तो सेम उस टाइम पे भी अगर आपके वेट सारे सिमिलर हैं, आपकी ईंटें सेम साइज की है, आपकी पोटरी सेम साइज की है, आपके जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होती है उनमें एक सिमिलैरिटी है, तो इससे क्या पता चलता है कि कोई ना कोई स्टेट थी, एक गवर्निंग बॉडी थी जो ये करवा रही थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं, कभी उसका एंड भी हुआ। अब ये पढ़ेंगे कि कैसे हुआ उसका एंड और हमें कैसे पता चला कि उसका एंड हुआ था, ठीक है। तो अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये कुछ एक मैप दिख पा रहा होगा, ठीक है। मैप में मैंने मैप में आपको यहाँ पे दो जगहों पे बहुत ज्यादा ब्लैक डॉट्स दिख रही होंगी, एक तो ये आपका हरियाणा और यूपी वाली साइड पे और एक गुजरात वाली साइड पे। असल में ये वो सारी साइड्स हैं जो कि बाद में लेटर हड़प्पन कल्चर में आई, मतलब जब मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो था, अब जैसे आप स्लाइड पे देख पा रहे हो, जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर था वो 1800 बीसी के आसपास मतलब वो हो गया था खत्म, जो भी साइट्स जैसे चोलिस्तान में अबैंडन हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि आपकी एक नई साइट्स एक्सपैंड होने लगी थी, कहाँ पे? गुजरात में, जैसे आपने मैप में देखा, आपकी हरियाणा में, आपके उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आपकी साइट्स नई नई एक्सपैंड होने लग गई थी, ठीक है। और जो साइट्स मतलब कंटिन्यू हुई 1900 बीसी के बाद एक्सपैंड होना, उनमें एक ऐसी चीज नोटिस करी गई, एक डिस्टिंक्टिव चीज नोटिस करी गई, वो क्या थी? अभी जरा इसको सोचो। वो ये थी कि जो मटेरियल कल्चर था वो अब खत्म हो गया था, जो एक डिस्टिंक्टिव मटेरियल कल्चर था, जैसे आपको मैंने अभी तक इतनी देर पहले बहुत पहले से बता रहा हूँ मैं कि ये हड़प्पा एक कल्चर, एक उसका एक डिस्टिंक्टिव कल्चर था। वो कैसे हमें पता चलता है? पोट्री के थ्रू, उनके जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के थ्रू। अब वो चीज खत्म हो गई थी। बेसिकली जो एक हड़प्पन पोट्री थी, जिसको आप ये बोल सकते हैं हाँ भाई ये तो हड़प्पन पोट्री है, वो अब आपको उन साइट्स पे मिल नहीं रही थी। तो इससे इसको कहते हैं कि एक डिसअपियरेंस हो रही थी जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे उस टाइम के उनकी, ठीक है। अब अगले पॉइंट में लिखा हुआ है आर्टिफैक्ट डिसअपियर्ड, हाउस मेकिंग टेक्निक्स डेटरेटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस। मतलब आर्टिफैक्ट के बारे में जैसे मैं आपको बता दिया। उसके बाद जो आपके हाउस मेकिंग टेक्निक थी, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया मोहनजोदाड़ो का डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कितना बढ़िया था, कि वहां पे मतलब कितना सब कुछ प्लान करके बनाया गया था। अब वो इतनी जो टेक्निक के साथ बनाया गया था वो डेटरेट हो गया, वैसे घर नहीं बन रहे थे, कच्चे थे, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक से बन रहे थे। तो वो भी एक तरीके से बताया जाता है कि एक शिफ्ट था, मतलब वो जो एक एंड था सिविलाइजेशन का, वो यहाँ पे दिखता है, हमें विजिबल है, एविडेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो एक लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कौन से हो सकते हैं जरा सोचो। पिछली वीडियो में बताया था कि मोहनजोदाड़ो में थे, याद आया, ग्रेट बाथ एंड वेयर हाउस, सेम उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे जो पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे वो बनने बंद हो गए। तो इससे पता चलता है कि सिविलाइजेशन का एंड आ गया था यहाँ पे, ठीक है। Artifacts and settlement shows a rural way of life in what are called late Harappan or successor culture। मतलब जो आर्टिफैक्ट और सेटलमेंट थी वो एक रूरल वे ऑफ लाइफ, मतलब एक गांव की मतलब जिंदगी दिखा रही थी, जिसको हम बाद में हमने बोला लेटर हड़प्पन या फिर सक्सेसर कल्चर, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए सक्सेसर कल्चर लिखा हुआ है कहीं पे, तो आप समझ जाना कि वहां पे लेट हड़प्पन पीरियड की बात हो रही है। अब इसके पीछे कारण क्या रहे भैया? अब अगर हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, तो आप क्या कारण बताओगे? तो इसका पहला कारण जो बोला जाता है वो हो सकता है क्लाइमेटिक चेंज। ये बोलते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ था। कुछ कहते हैं डिफॉरेस्टेशन हुई थी, कुछ कहते हैं कि जो नदियां थी वो ड्राई हो गई थी और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था इंडस नदी ने, ठीक है। कुछ कहते हैं फ्लड आ गया था, कुछ ये एक्सप्लेनेशन मिलती है कि ओवर यूज हुआ था लैंडस्केप का। इन सब के चलते ये सोचा जाता है कि कोलैप्स हो गया था एक एंटायर सिविलाइजेशन का, इन सभी रीजन के चलते।
एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि इन्वेजन बोला जाता है कि उस टाइम पे इन्वेजन हुआ था, मतलब एक फॉरेन अटैक हुआ था। ठीक है, उसके बारे में भी आगे जानेंगे, लेकिन अभी इतना जान लो कि इन्वेजन भी एक इसका कॉज माना जाता है। ठीक है, अब ये जो डिसअपियरेंस हुई सील की, आपके स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम की, आपकी स्क्रिप्ट्स की, आपकी बीट्स, इन सारी चीजों की जब डिसअपियरेंस हुई तो इसे क्या माना गया कि एक एंड हुआ है एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग उसका एलिमेंट का, जो कि हड़प्पन साइट में था पहले। मतलब एक कह सकते हैं कि हड़प्पन गवर्निंग बॉडी, मतलब जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, जो कि सब कुछ रेगुलेट कर रही थी, उसका एंड हो गया। मतलब बेसिकली तब बोल सकते हैं कि एक हड़प्पन स्टेट, एक घर का मुखिया बेसिकली अब नहीं रहा, जो कि सबको बांध के रख रहा था, जो कि सबको जोड़ के रख रहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और कनिंघम भाई साहब को देखते हैं कि इनको आपकी कंफ्यूजन क्या हुई थी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिस्कवरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड कनिंघम कंफ्यूजन। ठीक है, तो असल में पहले इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए कि कनिंघम थे कौन। ठीक है, कनिंघम भाई साहब पहले डायरेक्टर जनरल थे किसके, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनका जो मेन इंटरेस्ट था वो किस पे था, आर्कोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक एंड लेटर पीरियड, जो कि आता है 6th सेंचुरी बीसीई टू 4th सेंचुरी सीई। ठीक है, उन्होंने किनका अकाउंट का यूज किया था, जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, मतलब फाइयान और शायान, ये जो लोग थे, ये आगे आपको पता चलेगा कौन थे, अभी ऐसे मत देखो है। इन लोगों ने अपने अकाउंट्स लिखे, ये आए थे इंडिया में, आए थे यहाँ के जो उस टाइम पे रूलर्स थे उनके कोर्ट में रहे थे काफी सारे, तो उन टाइम पे इन्होंने उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बताया है, उस टाइम के गवर्निंग बॉडी के बारे में बताया है, रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताया है। तो उनको कनिंघम स्टडी करते थे और उनका इंटरेस्ट ज्यादा उसमें था। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे भी जैसे बताया जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे वो 4th to 7th सीई के बीच में आए थे। तो ये ज्यादातर जो इनकी रिसर्च थी कनिंघम की, वो इन्हीं के ही अकाउंट्स पे बेस्ड थी। ठीक है, और अगर आप बात करो हड़प्पा की, तो हड़प्पा की जो साइड जो एरिया है वो तो बुद्धिस्ट पिलग्रिम को आइडिया भी नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, कि उनको यहाँ पे कोई कभी कोई एक सभ्यता रही होगी, उनके अकाउंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अगर उनके अकाउंट में नहीं है तो कनिंघम भाई साहब जो हैं थे, कनिंघम भाई साहब के अकाउंट्स पे भी इसका जिक्र नहीं था ज्यादा। वो इनफैक्ट मानते ही नहीं थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, मतलब जो इतनी पीछे जाके भी इंडिया में कभी कोई ना कोई सिविलाइजेशन रही होगी। उनके हिसाब से तो असल में जो सिविलाइजेशन, जो रहन सहन भारत में चालू हुआ था वो गंगा वैली के आसपास चालू हुआ था 6th BCE, जो कि आप अगले चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, महाजनपद और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनके हिसाब से वहां से इंडियन हिस्ट्री जो है वो चालू होती है, उन्होंने ज्यादातर वहां से उनकी इसके ऊपर रिसर्च करी थी, लेकिन उनका हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर उनको आइडिया ही नहीं था। इनफैक्ट एक आपके बुक में लिखा हुआ है एक इंग्लिश मैन, मतलब होगा कोई उनका ऑफिशियल, उन्होंने उनको ये जो साइड में आपको अभी इमेज में सील लिखी होगी ये लाके भी दी थी। ठीक है, कि मैं उनको दिया भी था, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने दी, काफी सारी सरफेस पे आ रही थी, काफी सारी मिल रही थी, लोगों को दिख रही थी, उनके पास तक भी पहुंच रही थी, पर उन्होंने इसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। और दिखाया भी तो उन्होंने कोशिश करी इसको इसी टाइम गैप में, जो ये आपका बुद्धिस्ट पिलग्रिम वाला टाइम गैप है उसमें फिट करने की, जबकि उस टाइम की थी नहीं, ये बहुत पुरानी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्होंने दी तो इन्होंने क्या किया, उसी टाइम में फिट करने की कोशिश करी, और इसको मतलब कंसीडर ही नहीं किया ये इतनी पुरानी है। सारी बात ये है। तो कनिंघम की कंफ्यूजन यही थी कि उन भाई साहब को यही नहीं पता था कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन तक भी जा रही है। समझ रहे हो आप? उनको तो लगता था कि बस छठी इसमें बीसी में आपका ही आ जाता महाजनपदा, बस वहीं से ही पढ़ना है हमें। ठीक है, अब आगे अगले पॉइंट पे लिखा हुआ है न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, कनिंघम को छोड़ो, अब आगे बढ़ो और दूसरे भाई साहब को पकड़ो। 3 भाई साहब की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, इन सब के नाम वैसे याद रखना। न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन क्यों बोला गया है? न्यू इसलिए बोला गया क्योंकि ये उस टाइम पे रिसेंटली खोजी गई थी, और ओल्ड इसलिए बोला गया जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये काफी पुरानी सिविलाइजेशन थी, इसलिए बोला न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। तो कुछ सील्स थी वो डिस्कवर करी थी किन्होंने, दयाराम साहनी जी ने। इन्होंने कुछ सील्स को डिस्कवर किया कब, 20th सेंचुरी की शुरुआत के जो डेकेड थे, कुछ दशक थे, उनमें इन्होंने डिस्कवर करी। उसी के बाद रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो से वैसी ही मिलती जुलती सील्स को डिस्कवर किया। ये क्या बता रहा था, ये जब सिमिलर निकली तो इससे ये पता चला कि भाई हाँ कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, और ये दोनों के दोनों एक सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर की हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक ही टाइम की बनी हुई है और एक ही इंसान या एक ही गवर्निंग बॉडी के आदेश पे बनाई गई है,
या मतलब एक ही सभ्यता की है, ये समझ लो, एक ही सिविलाइजेशन की है, ये उस टाइम पे उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया। ठीक है। फिर 1924 में जॉन मार्शल जी, जो कि थे डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, इससे पहले हमने किसकी बात करी थी, कनिंघम जी की, अब हम बात कर रहे हैं जॉन मार्शल की। इन्होंने पूरी दुनिया में जाके बोल दिया कि भैया हमें एक नई सिविलाइजेशन मिल गई है, जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। इट वाज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली अ न्यू सिविलाइजेशन बट आल्सो ऑफ वन कंटेम्पोरेनियस विद मेसोपोटामिया। मतलब इस टाइम पे दुनिया को पता चला कि एक नई सिविलाइजेशन मिली है, और सिर्फ नहीं कि मतलब सिर्फ न्यू नहीं है, वो कंटेम्पररी है किसकी, मेसोपोटामिया की, मतलब वो उसके टाइम की है। ठीक है। और एस.एन. रॉय, आपको ये पता होनी चाहिए इनकी बात, इन्होंने कोट करा है, इन्होंने बोला है मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 इयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। मतलब वो इंडिया को 3000 साल पीछे ले गए, उन्होंने डिस्कवरी कर दी, मतलब उन्होंने घोषित कर दिया, जबकि पहले इतना नहीं पता था लोगों को। पहले वो सोचते थे कि इंडिया इतना पुराना नहीं है, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया का कल्चर इतना पुराना नहीं है, लेकिन वो 3000 साल और पीछे ले गए। ठीक है। जॉन मार्शल मार्क्ड अ मेजर चेंज। अभी हम जॉन मार्शल जी की तारीफ करेंगे, थोड़ी सी उनकी बात करेंगे, बाद में उनकी कमियां भी बताएंगे। जॉन मार्शल ने क्या करा, इंडियन आर्कियोलॉजी में एक मेजर चेंज ले गया है। वो माना जाता है कि प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपना एक कह सकते हैं कि अपना जो कहते हैं ना कि काम का वो लोहा मनवाना ग्रीस में करवाया था। ग्रीस में उन्होंने अपनी प्रोफेशनल आर्कियोलॉजी के साथ काफी सारी चीजें डिस्कवर की थी, और फिर वो इधर आए थे और इधर भी आके उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे उनके जब वो डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है। मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स are measured uniformly throughout a mound ignoring the stratigraphy of the sites। तो भैया पहले तो ये जानो कि स्ट्रेटिग्राफी होती क्या है। स्ट्रेटिग्राफी होती है बेसिकली आपकी द स्टडी ऑफ लेयर्स, जो आपका अध्ययन, मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो धरती है, ठीक है, वो इसके नीचे आपकी लेयर्स है। ठीक है। हर लेयर पे कुछ ना कुछ सामान पड़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, जो सामान जितना ऊपर वो उतना नया, जो सामान जितना नीचे वो उतना ओल्ड। ठीक है। तो क्या होता है, स्ट्रेटिग्राफी बेसिकली इन लेयर्स की, ये जो लेयर है इनकी स्टडी है। ठीक है। तो जब आर्कियोलॉजी में जब हम एक्सकवेशन करते हैं तो एक तरीका होता है कि आपको जो साइट डिग करनी है, जो खाली करनी है, वो ऐसा नहीं कि आपने खोदना चालू किया और ये पूरा हिस्सा आपने ये सारा का सारा ही निकाल दिया। सोचो ऐसे निकाल दिया तो क्या होगा, कौन सा रीजन कौन सी चीज का है आपको समझ में नहीं पाएगा। मतलब जो आर्टिफैक्ट्स आपको मिलेंगे वो किस टाइम के टाइम पीरियड के आपको पता नहीं चल पाएगा। तो एक तरीका होता है जिसमें आपको ये, जैसे ये ऊपर ऊपर की लेयर, बारीकी से ये सारा ऊपर के हिस्से से छाटते हुए नीचे जाना होता है। मतलब जब अगर आप किसी चीज को खोद रहे हो तो आपको ऐसे हल्का हल्का ब्रश चला के पूरा एक सेम लेवल पे चलना होता है। ठीक है। पर जॉन मार्शल साहब ने ये नहीं करा। अब मैं बताता हूं कैसे। जॉन मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट। वो क्या करते थे, रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स, ऐसे वर्टिकल, आपको पता होगा ना, वर्टिकल ये होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो हॉरिजॉन्टल यूनिट्स पे ऐसे एक्सकवेट करते थे। ठीक है। मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ माउंट। अब माउंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। माउंट बेसिकली स्टूडेंट्स, एक मिनट, माउंट आपका ऐसा एक स्ट्रक्चर जो आपका एक नॉर्मल सरफेस है उसके ऊपर एक उभार, बेसिकली एक एलिवेटेड कह सकते हैं। कैसे हो जाता है कि जब लोग एक ही जगह पे रहते हैं और उनका एक जो वेस्ट मटेरियल होता है, डिस्कार्डेड मटेरियल होता है, एक साइड पर डंप होता रहता है, तो क्या होता है वो एक टाइम पे एक फॉर्म ले लेता है, और बाद में जब वो लोग ये साइड छोड़ के चले जाते हैं तो हम इसको एक्सकवेट करते हैं, हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीजें थी इसमें, तो हम उनके बारे में जान पाते हैं। तो मार्शल जी ने क्या किया, एक्सकवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट। उन्होंने क्या किया, ये जो इसकी स्ट्रेटिग्राफी थी उसको इग्नोर करके हॉरिजॉन्टली ऐसे करते हुए चले गए। तो जब तुम सिधाई में अगर कर रहे हो, जैसे ये तुम्हारा सरफेस है और तुम सिधाई में ऐसे करते हुए चले गए, तो काफी चीजें तुम दूसरी लेयर की भी अपने उसमें इंक्लूड कर लोगे। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, हॉरिजॉन्टल यूनिट में एक्सकवेट कर रहे थे और उन्होंने जो स्ट्रेटिग्राफी होती है, जो अलग अलग लेयर्स होती है साइड की, उसको इग्नोर करते हुए
एक्सकवेशन कर दी, जिससे क्या हुआ, जो आपका सेकंड लेयर में होना चाहिए था सामान, वो आपका काफी बार फर्स्ट लेयर में आ गया और वो पहले मिल गया। इससे उसके टाइम पीरियड में कंफ्यूजन हो गई। इसके बारे में आगे जानते हैं। ठीक है, ऑल आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम सेम यूनिट्स, मतलब जो एक बारी उसमें एक लेयर को साफ करने में, हॉरिजॉन्टल यूनिट को साफ करने में मिला, उनको एक ही कैटेगरी में, एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। इवन इफ दे वर फाउंड एट डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफिक लेयर, मतलब जो आइटम, आप एक आइटम इधर है, एक आइटम इधर है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेयर ये बन रही है, तो दोनों आइटम निकल आए बाहर है, दोनों को एक साथ आपने ग्रुप कर दिया, एक ग्रुप के हो गए ये। लेकिन ये जो है भाई, ये सेकंड स्ट्रेटिग्राफिक लेयर का है, ये पहली लेयर का है। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पीरियड के हो ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको एक ही टाइम पीरियड में रख दिया। तो इससे आगे जाके एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो हमें मिल सकती थी, वो लॉस्ट हो गई। और ऐसी लॉस्ट हुई कि अब उसको आप रिवर्स भी नहीं कर सकते, रिट्रीव भी नहीं कर सकते वापस। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो उन्होंने करी, लेकिन बाद में एक नए महाशय आए और उन्होंने इस प्रॉब्लम का उद्धार करा और हमें इस प्रॉब्लम से बचाया। उनके बारे में जानते हैं, वो कौन है। अगली स्लाइड में अगर आप देख पाओगे, आपको एक दूसरा नाम मिलेगा, REM व्हीलर। तो अभी तक आपको जिन लोगों के नाम याद रखने हैं वो कौन है, कनिंघम भाई साहब, ठीक है, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, और आपका रखलदास बनर्जी, और एंड में आपका ये REM व्हीलर। ठीक है, इन लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए। अब REM व्हीलर के बारे में जानते हैं। REM व्हीलर टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1944। 1944 में वो डायरेक्टर जनरल बन गए ASI के। व्हीलर जो थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये प्रॉब्लम हो रही है, हमने जो है दो स्ट्रेटिग्राफिक जो लेयर होती है, हमने उनको एक कर दिया है, और जो उनमें से जो प्रोडक्ट निकल रहा है, जो आर्टिफैक्ट निकल रहा है, हम उसको, जबकि वो अलग अलग टाइम पीरियड का, हम उसको एक ही काउंट कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज कर ली और उन्होंने इसका एक तरीका निकाला। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि हम भाई से मिलिट्री प्रिसीजन से वो करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे, और सारी जो स्ट्रेटिग्राफी लेयर है उसको अलग अलग सेपरेट करके निकालेंगे। मतलब अगर माउंट की जो पहली लेयर है, हम उसको धीरे धीरे उसी, हमें हॉरिजॉन्टल चलने में, हमें ऐसे बिल्कुल सीधा खोदते हुए नहीं चलना, हम उस माउंट के हिसाब से देखेंगे कि उसकी पहली लेयर कौन सी, और फिर उसे निकालेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक दूसरी दिक्कत भी थी, जो आपकी प्रेजेंट साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, अगर प्रेजेंटली अगर देखें तो वो जो है अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, तो बेसिकली वो फैली हुई है पूरी जगह पे। ठीक है, तो क्या हुआ उससे कि अब हमें क्या है यार, पाकिस्तान में जाके हड़प्पा मोहनजोदाड़ो पे रिसर्च करना, मतलब कर रहे हैं, काफी इंडियन हिस्टोरियन है, साइंटिस्ट हैं, लेकिन फिर भी इतना कन्वीनियंट नहीं था। ठीक है, इंस्टेड जो साइट्स इंडिया में है, अगर आप उन पे रिसर्च करो वो ज्यादा इजी है, लेकिन स्टिल वहां पे थी साइट्स। तो अब क्या हुआ, आप लोगों ने सोचा यार ये जो मेजर साइट है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा उधर है, तो अब एक इंडिया में भी एक नया क्रेज उठा, एक बड़ी फुर्ती के साथ, एक स्पीड के साथ नई नई आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मतलब हड़प्पा से जुड़ी हुई साइट्स निकाल दी है। जैसे ये राखी गढ़ी आपकी हरियाणा में है, आपका ये कच्छ वाले एरिया में निकल गई, पंजाब वाले, इन सभी जगहों पे नई नई साइट्स निकल के आई, हड़प्पन साइट्स। ठीक है, उसी के साथ कुछ और भी दिक्कतें थी, कुछ सवाल थे जो निकले। जैसे इस टॉपिक का नाम है न्यू टेक्निक एंड क्वेश्चन। न्यू टेक्निक में आपने REM व्हीलर साहब की टेक्निक के बारे में बात किया कि हम मैकेनिकली डिग करेंगे अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब देख के भैया कि मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कर तो रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब साफ कर दो, तरीके से करेंगे मैकेनिकली, कि जिस शेप में माउंट है हमारा, जिस तरीके से है, उसी के हिसाब से हम इसको सरफेस को डिग करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी उठे। क्या क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे न्यू इश्यू जो थे उन्होंने इंपॉर्टेंस ले ली, कि मतलब अब उनके ऊपर बात होने लगी। कौन कौन से थे, पहली बात, आर्कियोलॉजिस्ट आर कीन टू ऑब्टेन अ कल्चरल सीक्वेंस। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो कल्चरल सीक्वेंस देखना चाह रहे थे, ऑब्जेक्ट्स की जो डिस्कवर कर रहे थे वो, कि किस कल्चर से वो बिलोंग कर रहा है, और वो जो कल्चर है वो कौन सा पहले है, कौन सा बाद में है, उसके ऊपर थोड़ा सा आर्कियोलॉजिस्ट ने ज्यादा इंपॉर्टेंस डाली। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट्स। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये सोचा कि ये साइट, ये पर्टिकुलर साइट अगर इस एरिया पे सेटल्ड है, तो इसकी क्यों ये स्ट्रेटेजिकली सेटल्ड है। पहली बात तो ये, मतलब यहाँ पे इसका अगर लगा लो लोथल, वो डॉकयार्ड था वहां पे, तो ये क्यों उधर सेटअप करी गई। मतलब ठीक है भाई, हमें पता है, लेकिन वो कैसे कर पाए थे उस टाइम पे वो ये लोग सेटअप। तो इन साइट्स की जो सेटलमेंट हुई थी उनके बारे में लोग रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार वहीं ही क्यों हुई। ठीक है,
उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शन एंड वेल्थ ऑफ द आर्टिफैक्ट्स, मतलब जो आर्टिफैक्ट्स अभी निकल रहे हैं उनके ऊपर रिसर्च हो रही है, जिनको हमने एक्सकवेट कर लिया उनका हम फंक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो यूटिलिटेरियन थे, क्या वो लग्जरी थे, क्या वो टूल थे, या वो ऑर्नामेंट थे, क्या वो दोनों चीजें थे, ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कीमत कितनी है, वेल्थ, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। इसका पहला पॉइंट है, इट इज अ हड़प्पन मटेरियल एविडेंस दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एशियन सिविलाइजेशन। बड़ी ऑब्वियस सी चीज है कि हड़प्पा का जो मटेरियल है, जो एविडेंस हमें मिल रहा है, उसी से ही हमें अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। इस मटेरियल में क्या क्या है, पोट्री हो गई, टूल हो गए, ऑर्नामेंट हो गए, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें इसमें है। कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी है जैसे क्लोथ एंड ऑल, ये सारी चीजें ये डिके हो गई, ट्रॉपिकल रीजन में जो होती है ये खत्म हो गई है। लेकिन जो टूटा फूटा सामान है या जो वेस्ट सामान है वो हमें अभी भी मिल रहा है। मतलब अगर आपको कोई आर्टिफैक्ट मिल रहा है, सोचो तो आपको कोई साबुत या बिल्कुल एक ब्रांड न्यू या मतलब ऐसी शेप में नहीं मिल रहा कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो डिस्कार्डेड या वेस्ट ही था जो हमें मिला है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमें बिल्कुल परफेक्ट शेप में मिले हैं, तो उसके लिए अज्यूम करा जाता है कि भाई या तो इसको होल्ड करके रखा गया होगा, मतलब छुपा के, मतलब जमा करके रख लिया होगा, या फिर इसको ये खो गया होगा, या किसी ने सोच लिया होगा कि अभी रख देते हैं भैया बाद में निकाल लेंगे। तो ये सारे रीजन रहे होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम अपने पास्ट को, अपने अतीत को जोड़ पाते हैं, उसके बारे में पता लगा पाते हैं, पीस कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। और जो हमारे फाइंड्स हैं, ठीक है, जिनसे हमें पास्ट पता चल रहा था, अब हम उसे क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाइंग द फाइंड्स, बेसिकली हम अब जो फाइंड थे, जो हम मिल रहे थे, हमें एक्सकवेट करने पे चीजें मिल रही थी, उनको हमने क्लासिफाई कैसे किया वो जानते हैं। तो जो फाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हमें मिलते हैं, वो हमने क्लासिफाई कर रखे हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी सहूलियत के हिसाब से काफी सारे चीजों के ऊपर, काफी सारे बेसिस के ऊपर। पहला तो हो गया मटेरियल की, मतलब स्टोन का बना है, क्ले का बना है, मेटल का, आइवरी, किस किस चीज का बना है। दूसरा हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, की क्या फंक्शन रहा होगा, क्या वो टूल है, क्या वो ऑर्नामेंट है, क्या वो दोनों के काम आता था, क्या उसका कोई रिचुअल प्रोसेस था। तो ये सब चीज है। ठीक है, उसके बाद जो आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, सेकंड पॉइंट वो है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट इज ऑफन शेप्ड बाय इट्स रिसेम्बलेंस विद प्रेजेंट डे थिंग्स। अभी जैसे आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको बीड्स के बारे में दिखाया था कि बीड्स कैसी होती है, मैंने उसमें पीछे एक फोटो लगाई हुई थी। तो उसको अगर आप देखोगे तो आपको प्रेजेंट डे जो बीड्स होती है वो बिल्कुल सिमिलर लगेगी। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो चीजें लेते हैं, चीजों में क्या होता है कि कुछ अगर हमें सिमिलैरिटी मिलती है कि यार ये चीज हमें टॉय लग रही है, जैसे टेराकोटा बॉल छोटा सा है यार, हाँ उस टाइम हमारे यहाँ पे भी लोगों के बच्चों के पास होते हैं खिलौने, उस टाइम पे भी लोगों ने ये बच्चों खेलने के लिए बनाए होंगे, है ना। तो लोग ऐसे समझ पा रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट की अच्छा आज के टाइम पे ये होता तो तब भी ये मतलब होता हो, मतलब प्रेजेंट और पास्ट को लिंक करके एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी जा रही है अपने पास्ट की। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है इसका, आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द आर्टिफैक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कंटेक्स्ट इन व्हिच इट वाज फाउंड। मतलब कि किस कंटेक्स्ट में वो मिला है, मतलब हमें घर में मिला है, हमें ड्रेन में मिला है, हमें किसी की ग्रेव में मिला है, तो इन चीजों से भी हमें काफी चीजें पता चल पाती है। मतलब कंटेक्स्ट इन व्हिच इट वाज फाउंड एंड कंटेक्स्ट इन रिलेशन टू इट्स टाइम, मतलब किस टाइम का बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों से भी हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में काफी सारी चीजें पता चलती हैं और हम उसे फिर क्लासिफाई भी कर सकते हैं, अलग अलग चीजों के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया में रख सकते हैं उसको। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कोई चीज अगर घर में मिल रही है उसका एक अलग पर्पस रहा होगा, कोई चीज अगर आपको ड्रेन में मिल रही है, नालियों में, तो उसका अलग पर्पस होगा, कोई चीज ग्रेव में रखी गई है तो उसका अलग पर्पस होगा। तो हम इस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट को देखते हैं इस स्लाइड पे। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो हैव टू टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस। For example, there were traces of cotton in Harappa sites, but still archaeologists depend on indirect evidence, including depiction in sculpture. मतलब इसका क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कभी कभार एक तरीके से रिकोर्स लेते हैं टू इनडायरेक्ट एविडेंस, मतलब एक इनडायरेक्ट एविडेंस की हेल्प लेके एक नई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस फाइंडिंग के बारे में। जैसे कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन जो है वो हमेशा, हमें इतना पता है कि उनके पास था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें उनके एविडेंसेस मिले हैं। इनफैक्ट हमें स्पेंडिंग वूल जो चरखा होता है उसका भी एक टेराकोटा मॉडल मिल चुका है हमें। तो इससे क्या पता चलता है कि मतलब था, लेकिन स्टिल उन्होंने सिर्फ ट्रेसेस ऑफ कॉटन के ऊपर डिपेंड नहीं करा, उन्होंने डिपिक्शन देखी स्कल्पचर के ऊपर, उस टेराकोटा मॉडल को देखा और तब जाके वो अपनी फाइंडिंग को उन्होंने प्रूव किया कि हाँ तब के लोग जो थे कॉटन का भी यूज करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट इस तरीके को भी यूज करते हैं, एक इनडायरेक्ट एविडेंस को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
और अपना आखिरी पॉइंट देखते हैं जो कि है प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। और आई नो बहुत बड़ी हो गई है, बोर भी हो गए होगे, बट आखिरी पॉइंट रह गया, ये सुन लो बस, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है मतलब एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करने में वो जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, वो आपको मिलेगी जो रिलीजियस इश्यूज होते हैं उनको लेकर, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है जिसको उस टाइम पे लोग फॉलो करते थे। ये काफी डिफिकल्ट रहता है ये बताना कि उस टाइम पे भैया ये गॉड या ये गॉडेसेस थी जिनको उस टाइम पे लोग प्रे करते थे, या फिर इस पर्टिकुलर चीज का फंक्शन क्या रहा होगा। जैसे हमें कुछ फायर ऑल्टर्स मिले हैं लोथल और कालीबंगान में, तो उसका फंक्शन क्या रहा होगा वो देखते हैं, ठीक है। Each archaeologist thought that some objects which seemed unusual or unfamiliar may have had a religious significance। मतलब जो चीज समझ में नहीं आती ना, अनफेमिलियर लगती है, अनयूजुअल लगती है, ये सोचते हैं इसकी कोई ना कोई रिलीजियस वो होगी सिग्निफिकेंस। These include terracotta figurine of women heavily jeweled। मतलब एक औरत का हमें terracotta figure मिला है जो कि heavily jeweled है और सर पे एक मतलब एक पगड़ी सी वाला कुछ एक लगाया हुआ है, ताज सा कुछ है। These were regarded as the mother goddess। इसको रिगार्ड किया गया कि ये mother goddess मानते होंगे उस टाइम पे। Structure like great bath and fire altars in Lothal and Kalibangan, ठीक है। ये भी हमें वही चीज बताते हैं कि इनका कोई ना कोई रिचुअल सिग्निफिकेंस रहा होगा। अब ये जो आपका ग्रेट बाथ है उसको लोथल में समझ लेना, ग्रेट बाथ आपका वहीं था, क्या कहते हैं, मोहनजोदाड़ो में। लेकिन आपका जो फायर ऑल्टर है वो हमें लोथल और कलीबंगान में मिला है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना। अब आपका जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो है attempts have been made to reconstruct past by studying seal because some of them depicts ritual scenes। मतलब अटेम्प्ट लगाए गए हैं पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में, कैसे, सील्स को पढ़ के। क्यों? क्योंकि सील्स में कुछ रिचुअल डिपिक्शन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि उस टाइम पे रिचुअल प्रैक्टिसेस क्या रही होगी। तो पहला जो डिपिक्शन है वो कुछ जगहों पे हमें प्लांट मोटिव्स का देखने को मिला है, प्लांट्स को देखने को मिला है। बेसिकली उस टाइम पे प्लांट्स भी एक तरीके से कह सकते हैं वर्शिप हुआ करते थे, मतलब उस टाइम पे नेचर की पूजा की जाती थी, ये उस सील से पता चलता है। साथ ही साथ कुछ सील्स पे हमें एनिमल्स देखने को भी मिलते हैं, जैसे आपकी जो पशुपति सील है उस पे एक यूनिकॉर्न है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हो सकता है उस टाइम पे यूनिकॉर्न रहे होंगे, है, लेकिन मैं जहां तक मानता हूँ और हिस्टोरियंस भी मानते हैं कि ये मिथिकल कैरेक्टर ही था और लोग वैसे प्रे करते थे। क्योंकि अगर आप देखो तो हिस्ट्री में कोई भी चीज बिना एविडेंस के तो आप बोल नहीं सकते ना, भले ही आप एज्यूम करो, पर एज्यूम को भी आप सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई एविडेंस दोगे। तो जो लोग ये बोल समझते होंगे या बोलते हैं कि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करते होंगे उस टाइम पे, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि यार स्केलेटन दिखा दो पहले मेरे को उनका, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि होगा ऐसा। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं अपना लास्ट पॉइंट। Some seals include unicorn which seems to be mythical, ये मैंने आपको बता दिया। While in some seals a figure shown seated cross-legged in yogi posture, मतलब एक सील मिली है जिसके अंदर एक योगिक पोस्चर में एक बंदा बैठा है जिसकी जो लेग्स है वो क्रॉस्ड हैं, ठीक है। Sometimes surrounded with animals, काफी बार वो एनिमल्स के साथ दिखी हमें वो सील, and have been regarded as a depiction of proto Shiva। उसको प्रोटो शिवा बोला गया है, ये आपकी बुक में भी दी हुई है और उसको मैं अभी आगे स्लाइड में आपको फिगर में दिखा दूंगा। दैट इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डाइटीज ऑफ हिंदुइज्म, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। अब इस सील के बारे में बात करते हैं जो ये प्रोटो शिवा के बारे में बोल रही है। जो हमारा अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि है ऋग्वेदा, उसके अंदर बात करी गई है रुद्रा, एक भगवान के बारे में। असल में जो रुद्रा है वो बाद में जो पुराने ट्रेडिशन है उसमें उनको बताया गया कि वो शिवा है, वो शिवा का ही नाम रुद्रा बोला गया है ऋग्वेदा में। बट जो रुद्रा है ऋग्वेदा में उनको पशुपति की तरह नहीं दिखाया गया है, ठीक है। ये पहली बात आपको बताना चाहिए, मतलब वो एनिमल्स के साथ नहीं दिखाया गया है, ना ही एक योगी की तरह दिखाया गया है रुद्रा में, ठीक है। तो जो डिपिक्शन है, जो डिस्क्रिप्शन है रुद्रा का इन ऋग्वेदा, वो मैच नहीं करता है डिस्क्रिप्शन किसका, जो कि आपको प्रोटो शिवा की जो सील है, मतलब जो रुद्रा का आपको बताया गया है कि उनका होलिया कैसा है, किस तरीके से रहते हैं, और जो आपको प्रोटो शिवा में उस सील पे जो डिस्क्रिप्शन मिल रहा है वो मैच नहीं कर रहा है, वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो एक आइडिया लगाया गया था कि हो सकता है ये उनका यो रुद्रा जो गॉड थे ऋग्वेदा में उनके ही बारे में हो, लेकिन बाद में बोले नहीं इनके बीच कोई रिसेम्बलेंस नहीं है, ये दोनों अलग हैं, तो बोले इनका कोई रिलेशन है। तो कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने बोला कि हो सकता है ये शमन हो। अब शमन क्या होता है ये गूगल पे आप डाल के देख सकते हो, बट मैं आपको बता देता हूँ। शमन बेसिकली वो एक सेंट लगा लो, एक साधु टाइप इंसान लगा लो जो जिसके पास सुपर नेचुरल पावर होगी, जो कि एक पैरेलल यूनिवर्स में कांटेक्ट कर सकता है, जिसका सीधा आत्मा से परमात्मा का लिंक है, वो वाले जो उस कैटेगरी का लगा लो, एक बाबा साधु टाइप। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हो सकता है ये शमन है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो भैया बहुत लंबा खिंच गया लेक्चर, इतना को पता है, लेकिन आपको मैं ये चीज बता दूं कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये काफी आपके काम आने वाली है चीजें, काफी ज्यादा, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको पेपर में भी आएंगे। जैसे कि आपका जो जब आपसे पूछा जाएगा ट्रेड के बारे में, तो ट्रेड में आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी जगहों पर क्या ट्रेड होता था। आप जब आपसे जब पूछा जाएगा एक एंड सिविलाइजेशन में कैसा हुआ, हो सकता है इसमें सवाल आ जाए, तो आपको उसको कुछ रीजंस बताने पड़ेंगे। 5 मार्क का आ जाएगा, तो उसमें आप बता देना कि क्या क्या कॉजेस रहे थे और कैसे हमें पता चलता है कि एंड हुआ है। कभी आपसे पूछा जा सकता है स्क्रिप्ट के बारे में, आ जाता है स्क्रिप्ट के ऊपर आया था क्वेश्चन। इनफैक्ट जब मैंने बैचलर्स करी थी हिस्ट्री ऑनर्स में, तो तब भी मेरे पास सवाल आया था हिस्ट्री ऑनर्स में स्क्रिप्ट के ऊपर लिखने का, अच्छा खासा 4-5 पन्नों का लिख के आया था, मैं शॉर्ट नोट आया था। ठीक है, तो यही है कि कुछ प्रॉब्लम क्या रही थी पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में और ये सब चीजें। ये जो चैप्टर है, मैं अगर आपको आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो आप ये लगा लो कि इसमें से आपका अच्छा खासा पोर्शन आएगा एंशियंट में। एंशियंट का ये जो पहला चैप्टर है, इसमें से आपका पेपर में अच्छा खासा पोर्शन आएगा, जिसमें आपको काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। हाँ, मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि लॉन्ग जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे ज्यादा आप डिपेंड करना शॉर्ट क्वेश्चंस पे, मतलब इन साइट्स के बारे में जान लेना, मैप को कैसे लोकेट करना है, ये सब जान लेना, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर मॉडर्न से आते हैं, पार्टीशन और मूवमेंट्स और इन सब से रिलेटेड आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए बस इतना ही है। बट लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्योंकि मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया है, 2 पार्ट में है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले आके देख लेना। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ लीजिएगा, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊंगा आप 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए। टिल देन एक चीज याद रखो कि मेक इट अ पॉइंट टू सब्सक्राइब लेसन पॉइंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।